नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। खबर लखनऊ से। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रतिमा का आज अनावरण होगा। सीएम योगी आज दोपहर 12 बजे प्रतिमा का अनावरण करेंगे। भारतेंदु नाट्य अकादमी गोमती नगर में यह कार्यक्रम होने वाला है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन होगा। चौरी चौरा शताब्दी समारोह की श्रृंखला में ये कार्यक्रम होगा। तो आज चौरी चौरा शताब्दी समारोह की श्रृंखला में कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है और इसी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। दोपहर 12 बजे प्रतिमा का अनावरण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और एसके वाजपेयी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। एसके, आज काफी खास है क्योंकि अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम होगा और इसमें काफी कुछ होने जा रहा है। क्या कुछ होगा और किस तरह से तैयारियां हैं इस कार्यक्रम की? बिल्कुल, अमृत महोत्सव के तहत राजधानी लखनऊ में भारतीय नाट्य कला अकादमी में कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर बाद 12 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाट्य कला केंद्र गोमती नगर में भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक प्रतिमा का भी अनावरण करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे और 12 बजे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां आजादी अमृत महोत्सव के तहत पूरे प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं, जिसमें चाहे वो काकोरी रहा हो या और भी जो कहीं न कहीं शहीदों से और ऐसे लोगों से जुड़े हैं जिन्होंने देश के लिए महत्वपूर्ण काम किए हैं, ऐसे लोगों को लेकर लगातार सरकार उनके नाम पर स्मारकों के उच्चीकरण, उनकी प्रतिमा लगाने जैसे काम कर रही है। जिस क्रम में आज भी मुख्यमंत्री भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रतिमा का लोकार्पण करने जा रहे हैं। जी, इसके ये समाज के लोगों को, प्रदेश के लोगों को मैसेज देने की कोशिश है कि जिन्होंने भी अहम भूमिका निभाई है देश के लिए, उनको हम भूले नहीं हैं और उनको वो जगह और स्थान हम देने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी का क्या यही मकसद है? बिल्कुल, बीजेपी की तरफ से कोशिश है कि एक संदेश दिया जाए 2022 के इलेक्शन से पहले कि जो भी महापुरुष हैं देश के, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, देश के लिए काम किया, ऐसे लोगों को पूरा सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिया जाए। और कहीं न कहीं उनके नाम पर चाहे स्मारक हो या उनकी प्रतिमा लगाने की बात हो, क्योंकि उनसे कहीं न कहीं उनसे जुड़े हुए समाज को भी एक संदेश देने की कोशिश है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि जो भी महापुरुष है उनको इस तरीके से हाईलाइट किया जाए ताकि कहीं न कहीं उसका फायदा सीधे तौर पर मिल सके, जिसको लेकर लगातार ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में जारी है। जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र एक कवि थे, महान कवि थे और आज उनकी मूर्ति का अनावरण होगा, तो कैसा रहेगा वहां पर कार्यक्रम? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। दोपहर 12 बजे भारतेंदु नाट्य कला अकादमी जो गोमती नगर में है वहां पर यह कार्यक्रम होगा। तो कहीं न कहीं कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इस प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं, जिसको लेकर शासन और प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। जी, इसके यहाँ पर और कौन लोग आएंगे? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना, साथ ही साथ में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के कई अधिकारी भी इस कार्यक्रम में आएंगे, जिसको लेकर तैयारियां जी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। औरैया में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार बाइक ने खड़ी डीसीएम में टक्कर मार दी है। दरअसल तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में ले लिया है। तो बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल बाइक पर 3 लोग सवार थे। पुलिस शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुट गई है। मंडी समिति के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार बाइक खड़ी डीसीएम में टकरा गई है। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। ये तीनों कहां के रहने वाले थे, हालांकि अभी ये पता नहीं चला है, लेकिन तीनों शवों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। मंडी समिति के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। तो औरैया में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दरअसल बाइक पर 3 लोग सवार थे और ये बाइक तेज रफ्तार से जा रही थी। डीटीसीएम से जाकर टकरा गई। डीटीसीएम खड़ी हुई थी यहाँ पर। तो पुलिस
शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुट गई है। तो जिस तरह से यह हादसा हुआ, यह माना जा सकता है कि बाइक सवार काफी तेज बाइक चला रहा होगा और उसका कंट्रोल छूट गया होगा बाइक पर से, इसी वजह से यह हादसा हुआ होगा। हालांकि अभी सही कारणों का पता नहीं लग पाया है। तो तेज रफ्तार बाइक खड़ी डीसीएम में टकरा गई और उसके बाद यह भीषण हादसा हुआ। बाइक पर सवार 3 लोगों की मौत हो गई। औरैया में पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो तेज रफ्तार बाइक खड़ी डीसीएम में टकराई है, बड़ी खबर। मतलब स्पीड पे चल रही थी। हाँ। तो मैं अपनी तो मान लो किस्मत के हिसाब से बच गया हूँ। हाँ। कि भाई मुझे इस स्पीड में चलना है। पहले तुम ही बैठे थे इसमें? हाँ, मैं उसी गाड़ी में बैठा था। हाँ, फिर क्या हुआ? तो मैं आगे नहीं जा सकता हूँ भाई। हाँ। मुझे रोक दो, मैं पैदल जा सकता हूँ या वाहन से जा सकता हूँ। हाँ। तो इतना मेरा रुकना हुआ है। तो वो खाली अवधेश नाम के हमारे हैं, ये बैठ गए और मैं गाड़ी चेंज कर लिया हूँ। और आगे आया हूँ तो गाड़ी में बराबर मिले तो मेरा तुरंत आइडिया लगाया कि भाई अपने हैं। भीड़ में घुस गया, मेरा आदमी है। तो मतलब तुम बच गए किस्मत? तो बस अपनी किस्मत है, तो जो बच गया, नहीं जाना तो अपना का था। गाड़ी इतनी भाग रही थी कि मुझे आइडिया था कि जाएगी जरूर। इतना तेज चला रहे थे? इतनी स्पीड। तो कौन चला रहा था? राजू नाम के जो। राजू? हाँ। अच्छा। तो मंजुल पांडे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। मंजुल, किसकी गलती थी, क्योंकि यहाँ पर डीसीएम तो खड़ी हुई थी? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, डीसीएम खड़ी हुई थी और बाइक सवार बताया जा रहा नशे में थे। इनकी स्पीड इतनी थी कि ये खुद ही बाइक को कंट्रोल नहीं कर पाए और पीछे से डीसीएम में टकरा गए हैं, जिससे इनकी मौके पर ही मौत हो गई है। अस्पताल जाने पर डॉक्टरों ने इनकी मृत्यु की पुष्टि कर दी है। जी मंजुल, ये जो तीनों जिन 3 लोगों की मौत हुई है, कहाँ के रहने वाले थे, ये पता चला है? जी बिल्कुल, ये इटावा और कानपुर के रहने वाले थे और इनके रिलेटिव का कहना है कि ये नशे में थे। जी मंजुल, क्या इनके शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है? जी इसकी जानकारी अभी नहीं हो पाई है। देर रात इनको पोस्टमार्टम हाउस ले जाने की तैयारी की जा रही थी। जी अभी फिलहाल पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? पुलिस का कहना यह है कि तेज रफ्तार के कारण ही इनका एक्सीडेंट हुआ है। जी मंजुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि तेज रफ्तार बाइक जो थी वो डीसीएम से जाकर टकराई। आपको बता दें कि परिजनों का ये कहना है कि इन्होंने शराब पी रखी थी और बाइक चला रहे थे, जिस वजह से इनका नियंत्रण नहीं रहा गाड़ी पर और ये हादसा हो गया। तो मंडी समिति के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। 3 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल 3 लोग अलग अलग जगहों के रहने वाले थे, लेकिन एक ही बाइक पर सवार थे और अभी पोस्टमार्टम के लिए इनकी बॉडी को ले जाया गया है। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया है कि इनकी बॉडी को परिजनों को सौंपा गया है या नहीं। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो चुकी है। भीषण सड़क हादसा हुआ है। पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि उन्होंने शराब पी भी थी या नहीं। हालांकि यह कहा जा रहा है कि इन्होंने शराब पी थी और शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। तो मंडी समिति के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ है और कहा जा रहा है कि शराब पीने की वजह से ही यह हादसा हुआ है। बढ़ते आगे, लखनऊ में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल है। ब्रेन हैमरेज के मरीज को वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है। वेंटिलेटर न मिलने से मरीज की मौत हो गई। बलरामपुर अस्पताल में मौजूद है 57 वेंटिलेटर। मौके पर खाली मिले सभी 57 वेंटिलेटर। केजीएमयू से रेफर किए गए मरीज को वेंटिलेटर मिला है। दिन भर इमरजेंसी वार्ड में पड़ा रहा था मरीज। अस्पताल की मांग, ट्रेंड स्टाफ न होने से धूल फांक रहे हैं वेंटिलेटर। तो अस्पताल की मांग है कि ट्रेंड स्टाफ नहीं है, यानी कि जो प्रशिक्षित स्टाफ होते हैं, जो वेंटिलेटर चला सकते हैं, उनकी कमी है। इसी वजह से यहाँ पर ये समस्या हो रही है। हालांकि वेंटिलेटर की यहाँ कमी नहीं है, लेकिन स्टाफ नहीं है जो वेंटिलेटर चला सकते हैं, उनकी कमी है। इसी वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। ब्रेन हैमरेज के मरीज को वेंटिलेटर नहीं मिला और उससे मरीज की मौत हो गई। तो सवाल ये उठ रहा है कि इतने वेंटिलेटर होने के बाद भी स्टाफ की तैनाती क्यों नहीं है। दिनेश चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। दिनेश,
हैरानी होती है कि 57 वेंटिलेटर हैं लेकिन स्टाफ एक भी नहीं है, तो ऐसे में कैसे चलेगा? देखिए, बिल्कुल हैरानी तब भी होती है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का दर्जा बलरामपुर अस्पताल को दिया गया, उसके बावजूद 57 वेंटिलेटर वहां पर लगाए गए हैं। लेकिन 57 वेंटिलेटर होने के बावजूद भी अगर मरीज की मौत होती है तो उसका जिम्मेदार अस्पताल प्रशासन होता है। अगर उसके पास ट्रेंड स्टाफ नहीं है तो सरकार से मांग करनी चाहिए। सरकार जो है ट्रेंड स्टाफ मुहैया कराएगा, लेकिन बावजूद इसके 57 वेंटिलेटर धूल फाक रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में हमने देखा कि किस तरीके से तबाही मची हुई थी, लोगों को वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहे थे। उसके बावजूद अगर 57 वेंटिलेटर अस्पताल में है तो कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है कि ब्रेन हेमरेज के मरीज को अगर वेंटिलेटर नहीं मिला, वेंटिलेटर के अभाव में उसकी मौत हुई, केजीएमयू से रेफर कर बलरामपुर अस्पताल को रेफर किया गया था। पूरा दिन वो इमरजेंसी वार्ड में पड़ा तड़पता रहा और उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी तो लेनी होगी ना कि लापरवाही की वजह से पूरे दिन मरीज अनअटेंडेड था और उसकी मौत हो गई। देखिए, बिल्कुल जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की बनती है और जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए, क्योंकि अगर सरकार ने उनको 57 वेंटिलेटर दिए हैं और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का दर्जा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं अगर ऐसी लापरवाही होती है तो जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके जी नीलेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के यूपी दौरे का आज तीसरा दिन है। आज बाराबंकी के दौरे पर रहेंगे असदुद्दीन ओवैसी। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। दोपहर 12 बजे आलापुर पहुंचेगा ओवैसी का काफिला। जनसभा को संबोधित भी करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। हालांकि आपको बता दें कि उनके दौरे से पहले ही प्रशासन ने उन्हें हिदायत दी थी कि जब भी वो जनसभा करे 50 से ज्यादा लोगों की संख्या न बढ़ाई जाए, कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है। तो अब देखना ये होगा कि जब वो जनसभा करेंगे तो यहाँ पर कितने लोग पहुंचेंगे, क्योंकि 50 से ज्यादा की अनुमति नहीं है, कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसका ध्यान रखना है असदुद्दीन ओवैसी को, और यहाँ पर पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। तो पार्टी कार्यकर्ता तो पहुंचेंगे हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन जनसभा में 50 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। ये प्रशासन की तरफ से उन्हें इत्तला दे दी गई है। कहा गया है कि जब भी वह जनसभा करे कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। तो आज बाराबंकी के दौरे पर रहेंगे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का आज दौरे का तीसरा दिन है। 3 दिनों से वो प्रदेश में हैं। आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी को लेकर वो ये दौरा कर रहे हैं, तमाम रणनीति बना रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदेश में जोरदार तरीके से उनकी पार्टी अच्छा काम करेगी, अच्छा प्रदर्शन करेगी, ये तमाम दावे किए जाते हैं। हालांकि हर पार्टी का ये कहना है कि वो अच्छा करेंगे, अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद जो परिणाम आते हैं उसी में पता चलता है कि किसने अच्छा प्रदर्शन किया है। दोपहर 12 बजे आलापुर पहुंचेगा ओवैसी का काफिला। जनसभा को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें कि पहले दिन वो अयोध्या गए थे। और संवाददाता भोलानाथ हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी देंगे भोलानाथ की क्या कुछ तैयारियां हैं। भोलानाथ, अभी जो असदुद्दीन ओवैसी का दौरा है उसको लेकर क्या कुछ वहां पर तैयारियां हैं और किन बातों का ध्यान रखा जाना है, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के लिए भी उनको एहतियात के तौर पर संदेश दे दिया गया है कि क्या कुछ करना होगा उन्हें जब वो जनसभा को संबोधित करेंगे। देखिए, बिल्कुल बता दें 2022 विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी यूपी में किस्मत आजमाने जा रहे हैं। इसी क्रम में यूपी के तीसरे दिन आखिरी दिन आज बाराबंकी दौरा है और बाराबंकी में उनकी जनसभा होगी। जनसभा की तैयारियों की बात करें तो यहाँ पे जो सदर सीट से विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार हैं उनका कहना है कि पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 12 बजे ओवैसी को आलापुर में ओवैसी का कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। इसके अलावा ओवैसी के आने से बाराबंकी में कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह बना हुआ है। और बाराबंकी शहर की बात करें तो ओवैसी के पोस्टरों से बाराबंकी शहर पूरी तरीके से पटा पड़ा हुआ है, क्योंकि कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। दरअसल मुसलमानों को लुभाने के लिए ओवैसी 2022 विधानसभा चुनाव में काफी प्रयास कर रहे हो और इसी क्रम में बाराबंकी आ रहे हो, जिसमें काफी तैयारियां कर ली। कोविड प्रोटोकॉल की बात करें तो बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए।
बढ़ते आगे। बाराबंकी में प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने ही अपने वकील पति की हत्या करवा दी थी। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी, उसके प्रेमी और एक अन्य युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों ने ही वकील की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। आपको ये भी बता दें कि कुलदीप रावत नाम के वकील का शव नगर कोतवाली इलाके के हाईवे के किनारे नारेपुरवा गांव में पोल्ट्री फार्म के पास बरामद हुआ था। तो तब से लेकर अब तक पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार इस शख्स की हत्या कैसे की गई है, इस हत्या के पीछे किसका हाथ है, और पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पत्नी, प्रेमी और एक अन्य युवक ने ही इस वकील की हत्या की थी। कोतवाली में 5 तारीख को शिवदीप रावत के एप्लीकेशन पे एक मुकदमा लिखा गया 302 का। एक नृशंस हत्याकांड हुआ था यहाँ पे, जिसमें गला काट करके हत्या कर दी गई थी एक वकील साथी की, कुलदीप रावत जिसका नाम था। इसमें 3 टीमें बनाई गई थी और इसमें बाकायदा सर्विलेंस के आधार पर, डिजिटल के आधार पर, मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर सभी स्तरों पे पूछताछ किया गया और पूरा प्रकरण निकल के आया कि इसमें जो मृतक है उसकी पत्नी और उसके एक जो उसका साथी है मंटू उर्फ विवेक वर्मा और एक और साथी पंकज, इन तीनों ने मिलकर के इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था। खबर बागपत से। बेखौफ बदमाशों की पुलिस को चुनौती। बदमाशों ने डायल 112 की टीम पर हमला कर दिया। बदमाशों ने डायल 112 के सिपाही को मारी गोली। घायल सिपाही को यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी समेत कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची है। खेकड़ा बंदपुर मार्ग पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। मेरठ जोन के आईजी प्रवीण कुमार ने मौके का जायजा लिया है। पुलिस की कई टीम बदमाशों की तलाश में जुट गई है। तो ये एक बड़ी खबर है और बड़ी चुनौती खाकी वर्दी के लिए कि खाकी की टीम पर ही बदमाशों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। लगभग 9:45 बजे रात को कांस्टेबल अरुण जो अपनी ड्यूटी के लिए जा रहे थे, उन्होंने फ़ोन के द्वारा मुझे सूचित किया, मेरे सूची पर सूचित किया कि उनको कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारकर घायल कर दिया है। घटनास्थल यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर टुवर्ड्स खेकड़ा है, जो कि थाना कोतवाली बागपत में आता है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। घायल सिपाही को अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां डॉक्टरों का कहना है कि उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। उसका इलाज चल रहा है। यहाँ पे कई टीमें लगी हुई हैं। इस घटना का हम शीघ्र खुलासा करेंगे। खबर जौनपुर से। जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। दोनों की ओर से जमकर लाठी डंडे चले हैं और धारदार हथियार भी इस्तेमाल किया गया है। खूनी संघर्ष में किशोरी समेत 16 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को सीएचसी बदलापुर में भर्ती कराया गया है। बदलापुर इलाके के दुगोली खुर्द गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो खूनी संघर्ष में 16 लोग घायल हुए हैं। यहाँ पर जमीनी विवाद को लेकर एक दूसरे पर हमला किया गया। सभी घायलों को सीएचसी बदलापुर में भर्ती कराया गया है। तो बदलापुर इलाके के दुगोली खुर्द गांव का ये मामला है, जहां पर जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। शामली के थाना भवन क्षेत्र के गांव कदरगढ़ में 6 दिन पहले बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर डकैती के मामले में पुलिस ने 2 महिला और एक आरोपी युवक को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। डकैती का खुलासा कर पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचे के साथ नकदी और जेवरात भी बरामद किए हैं। दरअसल एक परिवार को बंधक बनाकर यहां पर लूटपाट की गई थी और पुलिस ने इन्हीं आरोपियों को धर दबोचा है। इनके कब्जे से अवैध तमंचे के साथ नकदी और जेवरात भी बरामद किए गए हैं। हो गया भाई। बदमाशों ने अवैध असले के दम पर घर के कुछ लोगों को बंधक बनाया था और उनसे लूट की घटना कारित की। इसी संदर्भ में सूचना प्राप्त होने पर तत्काल एसएचओ व सारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके का मुआयना किया गया था। टीमें इसमें बनाई गई थी और सब लोगों को इसमें विभिन्न साक्ष्य और जो एविडेंसेस थे उसको कलेक्ट करने हेतु निर्देशित किया गया। इसी संदर्भ में आज थाना भवन एसओजी व सर्विलांस की टीम द्वारा संयुक्त रूप से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा ये घटना कार्य।
खबर बरेली से 2 युवकों का रामगंगा नदी में शव मिला है। बीकॉम और 11 के छात्र का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। घर से दोनों युवक टहलने के लिए निकले थे। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में ले लिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सुभाष नगर थाना इलाके के सर्वोदय नगर के निवासी थे ये दोनों और घर से टहलने के लिए निकले थे। उसके बाद यहीं से दोनों का शव बरामद किया गया है। हालांकि पता नहीं चला कि इन दोनों के साथ आखिरकार हुआ क्या था। सुभाष नगर थाना इलाके के सर्वोदय नगर का ये मामला है। 2 युवकों का रामगंगा नदी में शव मिला है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये दोनों टहलने के लिए गंगा के पास गए थे, क्या कुछ हुआ इस दौरान और ऐसा क्या हुआ जो दोनों पानी में गिरे हैं और उसके बाद इनका शव बरामद हुआ है। हालांकि अभी रहस्य बना हुआ है। ये दोनों युवक टहलने के लिए निकले, उसके बाद घर नहीं लौटे। दोनों युवकों का रामगंगा नदी में शव बरामद हुआ है। तो सवाल ये उठ रहा है कि नदी में कैसे चले गए ये लोग, क्या किसी ने धक्का दिया या फिर दोनों नदी किनारे टहल रहे थे, इस दौरान कुछ ऐसा हादसा हुआ कि दोनों गिर गए पानी में और डूब गए। सवाल कई उठ रहे हैं। हालांकि अभी पता कुछ भी नहीं चला है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार इन दोनों युवकों के साथ ऐसा हुआ क्या था। तो दोनों युवकों के शव को कब्जे में ले लिया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। आजमगढ़ से खबर है, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया है। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। अंकुश गौतम पर आधा दर्जन से अधिक लूट के मामले दर्ज थे। दीदारगंज थाना इलाके की ये घटना बताई जा रही है और दीदारगंज थाना इलाके की पुलिस टीम को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। अंकुश गौतम पर आधा दर्जन से अधिक लूट के मामले दर्ज थे और लगातार लंबे समय से पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी और आखिरकार अंकुश गौतम पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। अंकुश गौतम को पकड़ लिया गया है। कुछ समय पूर्व जब दीदारगंज थानाध्यक्ष और उनकी टीम हैदराबाद वगैरह में चेकिंग कर रही थी तो एक संदिग्ध व्यक्ति जो मोटरसाइकिल पर था, जब उसे रोकने का प्रयास किया गया तो वो नहीं रुका और भागने लगा। आगे जाकर पुष्पनगर की तरफ भागा। आगे जाकर उसके द्वारा जब घेरने का प्रयास किया गया तो पुलिस पर फायरिंग की और काउंटर फायरिंग में बदमाश के गोली लगी है। यह बदमाश की पहचान एक शातिर बदमाश के रूप में हुई है जिसका नाम अंकुश गौतम है। ये 2020 से एक गैंगस्टर के एक मुकदमे वांछित चल रहा था और इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।